अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, उसका नाम एथेरोस्क्लेरोसिस है। और ये 90 to 95% जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हैं, जैसे स्टेबल अंजाइना है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, जितनी भी इस्केमिक डिजीज़ हैं उनकी 90 to 95% जो काज होती है वो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है, क्योंकि आगे हमने अब हार्ट के लेक्चर्स बनाने हैं, मैंने इस पर वीडियोस। तो उससे पहले आपको अगर एथेरोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस है इसकी समझ आ जाएगी तो फिर जो आगे डिजीज़ हैं उनको समझना काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि 90 to 95% जो उसकी काज है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है। तो अब ये देखते हैं कि ये क्या होता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये होता है ग्रीव लाइक हार्डनिंग ऑफ वेसल वॉल ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ लिपिड्स इन वेसल वॉल। इसका मतलब ये होता है कि जो इसकी वजह से जैसे खुश्क दलिया हो तो उसकी तरह जो हमारी वेसल वाल होती हैं वो सख्त हो जाती हैं। और सख्त क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर लिपिड जमा हो जाता है। वेसल वाल के अंदर लिपिड की डेपोजिशन होती है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज़ हैं या वेसल्स हैं हमारी वो सख्त हो जाती हैं। अब इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस वैसे तो आलमोस्ट काफ़ी सारी जो हमारी आर्टरीज़ हैं उनको अफेक्ट करता है, लेकिन ये जो मेन है इसमें कॉमनली जो अफेक्टेड आर्टरीज़ है उसमें एब्डोमिनल एओर्टा है, करोनरी आर्टरी हो गया, और साथ में पोप्लिटियल आर्टरी है, और उसके अलावा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। तो ये काफ़ी जो फेमस हैं या कॉमनली जो इन्वॉल्व आर्टरीज़ हैं वो ये चार हैं। इसके अलावा इसके हैं रिस्क फैक्टर्स। अब जो रिस्क फैक्टर्स में मेन है, इसके पहले हैं नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स, जिसमें एज है मोर देन 35 ईयर होने चाहिए, जेंडर मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम है। और ये तब है मेल का ज़्यादा और फीमेल से जब मतलब प्री मेनोपॉजल स्टेज चल रहा हो, कि अभी जो फीमेल है उनका रिप्रोडक्टिव एज चल रही है। उसमें ये होता है कि जो एस्ट्रोजन होता है ये इनहिबिट करता है एथेरोस्क्लेरोसिस को फीमेल में, तो इस वजह से मेल में ज़्यादा होती है इसके चांसेस। उसके बाद जो है पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमेन फीमेल होती है उनमें और जो मेल है उनमें ये बराबर होती है इसकी रेशो एथेरोस्क्लेरोसिस, लेकिन ये पोस्ट मेनोपॉजल है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेस में यह है कि जो ब्लैक हैं, अफ्रो कैरेबियंस है उनमें, फिर एशियंस में, फिर वाइट में, फिर चाइनीज़ में सबसे कम चांसेस होते हैं इसके। मतलब वो चाइनीज़ की एवरेज वैसे भी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस के काफ़ी कम चांसेस होते हैं, तो इसलिए उनको हार्ट इस्केमिक हार्ट डिजीज़ काफ़ी कम होते हैं। उसके बाद जो मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें इसकी स्मोकिंग है, और हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ है, तो इसमें डिसलिपिडीमिया, ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी वगैरह, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज। और उसके बाद इमर्जिंग जो इसके रिस्क फैक्टर हैं उसमें इन्फ्लेमेशन में टीबी हो गया, HIV, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। और डाइट में आ गया लेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, जिनमें विटामिन A, C और E है। उसके बाद है होमोसिस्टीन यूरिया वाइटामिन स्टीरोइड, तो इसमें भी ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। तो अब हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि मैकेनिज़्म में ये किस तरह होती है और ये हमें किस तरह अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले तो ये जो वेसल है, अब इसके अंदर जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं। जो ये वाली है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और इसके अंदर मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स लेयर होती है। उसके बाद जो अंदर वाली हमारी लाइनिंग है ब्लड वेसल की, उसे हम ट्यूनिका इंटीमा में बोलते हैं। एंडोथेलियल सेल्स इधर होते हैं, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एंडोथेलियल सेल इस तरह लगे हुए हैं जो ग्रीन कलर में। तो ये हमारी जो है ब्लड जो वेसल है उसकी लाइनिंग को हम एंडोथेलियम बोलते हैं, जो अंदर वाली साइड। तो अब मेन मसला इधर ही होता है। तो सबसे पहले देखा जाए तो अब जैसे बच्चा पैदा होता है 10-20 साल तक तो उसको कुछ नहीं होता, जो ये रिस्क फैक्टर्स की वजह होगी भी सही तो तब तक इसकी बचत हो जाएगी। तो क्या होगा कि जब 20 साल गुजरेंगे उसके बाद जो हमारे एंडोथेलियम है इसकी डिसफंक्शन हो जाएगा। मतलब इसका सेल डिसफंक्शन का मतलब ये है कि वो काम करेगा। नॉर्मल रूटीन में क्या होता है कि इधर से वाज़ोडायलेटर रिलीज़ हो रहे होते हैं तो सब काम ठीक चल रहा होता है, लेकिन जब इसका डिसफंक्शन होगा तो ये कुछ वो काम करेगा जो इसे नहीं करना चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसकी एक तो एक्टिवेशन होगी और एक इसका डिसफंक्शन होगा। डिसफंक्शन में क्या होगा कि इसकी जो प्रोडक्शन होगी वाज़ोडायलेटर की जो इधर से हो रही है वो नहीं होगी। वाज़ोडायलेटर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है या नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो वो नहीं रिलीज़ होंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि वाज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी आर्टरीज़ की। तो आपने देखा है कि 20 साल था तो कुछ नहीं है, जब 20 साल से ऊपर जाएंगे जैसे तो वाज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। और उसके बाद ये होगा कि
इसकी एंडोथेलियल सेल की एक्टिवेशन हो गया। अब एक्टिवेशन में क्या होगा कि एक्सप्रेशन, ये जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स है इन पर एक रिसेप्टर आ जाएंगे वाइट ब्लड सेल के लिए, और वाइट ब्लड सेल में सिर्फ उसके लिए मोनोसाइट्स के लिए आ जाएंगे। तो ये मोनोसाइट के लिए इधर रिसेप्टर आ गए, एक्सप्रेशन रिसेप्टर्स आ गए। अब क्या होगा कि जब मोनोसाइट इधर आके बाइंड करेंगे इन रिसेप्टर्स के ऊपर, तो बाइंड करके ये इंटर हो जाएंगे ट्यूनिका मीडिया के अंदर। ट्यूनिका मीडिया ये वाली लेयर है जो स्मूथ मसल्स की लेयर है। जब इसमें इंटर हो जाएंगे तो उसके बाद ये होगा कि ये इधर फैट स्टोरिंग सेल बन जाएंगे। अब इधर जो फैट होगा हमारा बाहर वाली मतलब ट्यूनिका मीडिया के बाहर है जो फैट हो गया, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये इधर घूम रहे होंगे, तो वो उसके अंदर एक्यूमुलेशन होने लग जाएगी इसके अंदर ट्यूनिका मीडिया के अंदर। अब ये क्या होगा कि ये एक अपीयरेंस देंगे, वाइट कलर की, वाइट लाइंस की एक अपीयरेंस होगी जिसे हम फैटी स्ट्रिक्स बोलते हैं। अब ये फैटी स्ट्रिक्स क्या होगा कि जिस तरह टाइम गुजरेगा, रिस्क फैक्टर्स अगर मज़ीद रहेंगे और अगर हम उधर उनका इलाज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये एक एथीरोमा बन जाएगा, ये वाला जो इस तरह बना हो। इसके ऊपर एक कैप लग जाएगी। अब कैप कहाँ से आ गई, ये ट्यूनिका मीडिया के जो स्मूथ मसल्स हैं वो इनको एक कैप बना देंगे इसके ऊपर, तो ये कैप बन जाएगी। तो इस जो स्टेज है इसको हम स्टेबल एथीरोमा बोलते हैं। स्टेबल एथीरोमा जो होता है इधर स्टेबल अंजाइना लीड टू स्टेबल अंजाइना, मतलब इस टाइम तक ये होगा कि स्टेबल अंजाइना होगा, क्योंकि इसमें डिमांड और सप्लाई में मसला हो जाएगा, इम्बैलेंस होगा, तो उसमें इधर एथीरोमा होगा, तो उसकी वजह से स्टेबल अंजाइना वाली फाइंडिंग्स आएंगी। मतलब क्लिनिकल फीचर जो होंगे स्टेबल अंजाइना को, मतलब अगर एक बंदा चलेगा तो उसे पेन और एक्सर्शन वगैरह होगा। यहाँ तक तो ठीक है, इधर तक उसको पेन होगा। उसके बाद ये है कि अगर यही वाला जो एथीरोमा बना हुआ है ये किसी भी वजह से किसी भी टाइम ये जो इसके ऊपर कैप है ये डिसलॉज होती है या उतर जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब ये रैप्चर होगा एथीरोमा, उसकी वजह से इधर प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगी। जब भी कोई जिस्म में कोई ज़ख़म मतलब पड़ता है या कुछ होता है, इंजरी होती है, तो उन्हें लगेगा प्लेटलेट्स इधर आएंगे इसको रिकवर करने के लिए, तो वो उधर एग्रीगेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से थ्रोम्बस बड़ा सा बन जाएगा। प्लेट एग्रीगेशन इधर से होगी, इधर से ये स्टेबल एथीरोमा अगर फटेगा तो ये पूरी जो हमारी वेसल होगी वो एक्चुअली बंद हो जाएगी और इसे एक थ्रोम्बस बन जाएगा, और इसी को हम MI बोलते हैं, जिसके अंदर पूरी जो आर्टरी होती है वो बंद हो जाती है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में तो ये हो रहा होता है कि अगर इधर कोई थ्रोम्बस बनता भी है वेसल्स के अंदर, तो जो TPA होता है, टिश्यू प्लाज्मा इनएक्टिवेटर, जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स से रिलीज़ होता है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, कोई भी ब्लॉक बनता है आर्टरीज़ के अंदर। लेकिन जब इसमें होगा तो एक्सप्रेशन, जब प्लेटलेट्स के मकदार बढ़ेगी, और उसकी वजह से ये होगा कि इधर जो TPA हो हमारा टिश्यू प्लाज्मा इनएक्टिवेटर है उसकी कमी होगी इस वेसल के अंदर, तो इसकी वजह से ये जो हमारा थ्रोम्बस है ये टूटेगा नहीं, तो इस वजह से MI होगा, पूरी आर्टरी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से MI होगा। अब नॉर्मल रूटीन में भी होता है कि हम फिर बाहर से उसे आर्टिफिशियल देंगे बना हुआ मतलब टिश्यू प्लाज्मा इनएक्टिवेटर, जिसे स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन बोलते हैं उसके नाम से जो लगाते हैं, तो वो लगाएंगे तब इतना बस टूटेगा और फिर पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। तो ये एक है एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में छोटा सा रिव्यू।